तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 और आज पढ़ेंगे हम लोग ने ग्राफ कंप्लीट कर लिया था। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ कंप्लीट कर लिए थे। इसमें लास्ट पढ़ा था हम लोग ने क्या है, साइन और कॉस का। ठीक है, साइन का हम लोग ने क्यों पढ़ा, क्योंकि हम लोग जब भी 12th में पढ़ते हैं या फिर कभी भी अगर हम 11th में भी पढ़ते हैं, ऑसिलेशन ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर है 11th में, उसमें हम लोग वेव्स के अंदर कैसे वेव को कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग साइन और कॉस के ही ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, दैट इज साइन एंड कॉस। चलिए, तो इसलिए हमने उसको पढ़ा, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको क्या कहते हैं भैया, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज जो होता है किसी एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में ही होता है, या फिर वेरिएबल के टर्म में बात करें तो एक्स और वाई, अगर दो वेरिएबल हमने मान लिया, तो अगर हम कहेंगे वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मैंने क्या बोला, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, अगर मैंने बोला वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है मैं कहूंगा कि y की वैल्यू किस x के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रही है। जब x की वैल्यू x क्या हो गया, जिसका फंक्शन होता है वो वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, y की, लेकिन y की वैल्यू डिपेंडेंट है x के ऊपर, है ना। तो जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 2x, है ना। अब यहाँ पर x क्या हो गया, मेरा वेरिएबल हो गया, और ये क्या हो गया, अगर मैं वेरिएबल में बोलूँ तो दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट होता है उसे कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, किसके, इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। x की वैल्यू कौन पुट करेगा, हम लोग पुट करेंगे। कोई भी रैंडम x की वैल्यू लेंगे तो हर बार एक नई वैल्यू y की हमें मिलेगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि y की जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड हो रही है। तो अब ये चेंज मैंने बोला ना, x की वैल्यू 1 ले लो तो y की वैल्यू 2 आ गई, x वैल्यू 0 ले लिया तो y की वैल्यू 0 हो गई, राइट। तो अब ये जो चेंज आ रहा है उसका रेट ऑफ चेंज क्या, मतलब किस रेट से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में अगर हमें इसी को सेम लिखना पड़ेगा तो वी विल से, यहाँ पर एक डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव स्मॉल डी। स्मॉल डी किसी भी क्वांटिटी के आगे लग जाए तो समझ लेना उस क्वांटिटी की बहुत छोटी छोटी वैल्यू की बात हो रही है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू की बात हो रही है। और ये जो चेंज को रिप्रेजेंट करता है वो इस वेरी स्मॉल चेंज होता है। जैसे कोई इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करें, जैसे मैंने बोला टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कोई एक वैल्यू है एक्स की, और बाद में टी इज इक्वल 2 सेकेंड पर दूसरी वैल्यू है। अब ये वैल्यू के बीच में 1 सेकेंड गैप है ना, तो ये एवरेज चेंज की तरफ लेकर जा रहा है, लार्ज चेंज हमें दिख रहा है 1 सेकेंड का, लेकिन मैंने बोला 1 एंड 1.1 सेकेंड पे मेजर करो, तो अब बहुत छोटा टाइम फ्रेम है ना, तो उसमें चेंज आएगा, उसके लिए डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो अगर हम x की बात मैंने करी कि x की वैल्यू की चेंज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे स्मॉल डी एक्स। स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। समझ में आ रहा है। तो d का बड़ा सिग्निफिकेंस है, डेरिवेटिव कहीं लग जाए तो समझ लेना कि बहुत छोटे चेंज की बात हो रही होगी। लेकिन अगर डेल्टा लग गया तो डेल्टा का भी काम चेंज ही होता है, बट ये एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है और ये इंस्टेंटेनियस चेंज को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया, बहुत छोटे बदलाव के लिए और बड़े बदलाव के लिए ये बस इतना याद कर लो। ठीक है, अब रेट की बात हो रही है, तो अब जो चेंज इन वाई आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको कहेंगे, इस फॉर्म को कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है, ये हो गया कंप्लीट डेरिवेटिव का फॉर्म। चलिए अब देखते हैं, द डिफरेंशियल कैलकुलस और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज नोटेड बाय, क्या मैंने यही सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकली यहाँ पर देखो कुछ इसके डिफिनीशंस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये ग्राफिकल वे में अगर रिलेट करना चाहें कि डेरिवेटिव का क्या इंपॉर्टेंस है ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमें एक ग्राफ मिल गया, ग्राफ में क्या है भाई, y और x एक्सिस दिख रही है आपको, और क्या लिखा हुआ, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसे लिखा है कभी y इज इक्वल टू f और x का मतलब क्या, फंक्शन ऑफ x की बात कर रहे हैं, मतलब x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रहा है, तो x की वैल्यू पर निर्भर करता है y। चलिए, हमें एक ग्राफ मिल गया, देख रहे हो एक कर्व आपको मिल रहा है ना। तो हम किसी भी पॉइंट पर अगर हमसे किसी ने कह दिया स्लोप बताओ, तो स्लोप के लिए क्या सिखाया था कि अगर आपको याद हो ऐसे होता था, एक एक लाइन होती थी इस तरीके से, है ना, कहते थे जो लाइन एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से, है ना, तो कहते थे यही आपका स्लोप है, और ये स्लोप हो जाता था, बताओ, tan ऑफ थीटा। याद है, ठीक। लेकिन स्ट्रेट लाइन में समझ में आ गया, लेकिन कभी कर्व में तो आपने हमसे पूछा ही नहीं, तो पूछना चाहिए था, अभी हम बता देते हैं वापस से जाकर के। जैसे ये एक कर्व है, ठीक है, कोई भी कर्व है जो जो खाली है, हाँ ये, जैसे इस कर्व का स्लोप बोल दिया आपने, कहा कि नहीं सर मुझे इस पॉइंट का स्लोप बता दो। क्या बोला आपने कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप बताओ।
तो उस टाइम पर आपने नहीं पूछा तो अभी सिखा देते हैं। इस केस में जो स्लोप जो कर्व होता है उसमें हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है, ठीक है। एंड हम उसके लिए क्या करते हैं, एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, टैंजेंट। टैंजेंट वो लाइन होती है जो सिर्फ सिंगल पॉइंट को टच करती है और बाकी किसी पॉइंट को टच नहीं करेगी। अब ये लाइन जो एंगल बनाएगी विद द एक्स एक्सिस, दैट विल बी योर स्लोप ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट पी का स्लोप निकाला हमने, ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा, ठीक है। इसके पहले अगर कोई पॉइंट है तो मैं इसको दोबारा से मिटा करके बनाऊंगा। मैंने कहा एक पॉइंट क्यू ले लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक पॉइंट क्यू ले लो। उसका देखो क्या होगा, ये पॉइंट क्यू हो गया, ठीक है। थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया। अब इसका देखो एंगल, ये लाइन इधर चली गई, राइट। अब इसका एंगल क्या हो गया, मैंने मान लिया थीटा 1 मान लो। तो अब स्लोप ऑफ पॉइंट क्यू विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। क्या tan थीटा 1 बराबर होगा tan थीटा के? कभी भी बराबर हो सकता है सर, अलग अलग एंगल है, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी कर्व होता है उसका हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी हम कोई बात कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम पर बात कर रहे हैं। किसी टाइम, एक फिक्स टाइम पर ही उस पॉइंट पर होगा, उसके बाद तो वैल्यू बदल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर फिर से हमने पी मान लिया तो उसका स्लोप क्या होगा, वी विल अगेन ड्रॉ टैंजेंट। और टैंजेंट देखो, ये टैंजेंट कहाँ से, एक्स एक्सिस से करेगा तो ये थीटा बनेगा। अब ये फिर से लाइन एंड एंगल 9th क्लास का एक चैप्टर होता है, उसमें दो पैरेलल लाइन होती है, उसको तीसरी लाइन कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? ये दोनों एंगल बराबर होते हैं जो आपका जहां पर इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइन। तो इसका मतलब है, देखो ध्यान से, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगेन ये जो एंगल वहां दिखाया गया है वो कैसा है आपका, बताओ। वो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लोप की कहानी मैंने इतनी लंबी चौड़ी बताई, उसका रीजन है कि अब मैं इस स्लोप को रिलेट करने वाला हूं रेट ऑफ चेंज से। क्योंकि स्लोप बदल रहा है, इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ वाई एक्स के रेस्पेक्ट में बदल रही होगी, तभी तो स्लोप बदल रहा है। और ये चीज बताओ जरा, स्लोप कैसे बनता है, ग्राफ से बनता है। ग्राफ कैसे बनता है सर, वाई और एक्स के रिलेशनशिप से बनता है। अकेले वाई से भी नहीं बनता, अकेले एक्स से भी नहीं बनता। जब y और x की डिपेंडेंसी होती है, मतलब y x पर डिपेंड करेगा या फिर x y पर डिपेंड करेगा, दोनों का इक्वेशन बन सकता है ना, तभी ये ग्राफ बनता है। तो जैसे ये ग्राफ बन रहा है तो ये सारे पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम y क्योंकि लिखा है ना y इज ए फंक्शन ऑफ x, समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हर पॉइंट पर जो y की वैल्यू आ रही है वो x के रिस्पेक्ट में आ रही है। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है, और अगर हम सारे पॉइंट पे मूव करना स्टार्ट कर दें तब मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज। क्योंकि हर बार आप जब चेंज करते हो x को तो आपका y कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है। इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे तो वी आर सीइंग नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट लाइंग ऑन अ ग्राफ, मैं कह रहा हूं कि जितने भी बिंदु आपके पाए गए हमारे ग्राफ के ऊपर, उन सारे कलेक्शंस को मिलाया जाता है तो एक ग्राफ बनता है। और सारे पॉइंट को एक साथ देखोगे तो आपको मिलेगा जो वैल्यू y की बदल रही है जब जब x बदल रहा है। तो इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब है स्लोप कहीं ना कहीं हमको रेट ऑफ चेंज ही दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ रेट ऑफ चेंज को किससे, स्लोप से। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब ये तो इतना थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल ज्ञान था। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ज्ञान में ना बताओ हमको, सीधे फॉर्मूला बताओ, ट्रिक बताओ और आगे बढ़ जाओ, है ना। तो वैसे पढ़ लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, सारी तरीके की बीमारी का इलाज है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन। अब ये डेल्टा भी क्या है, चेंज। डी भी क्या है, चेंज। ये कह रहा है एवरेज चेंज, मैंने कहा नहीं करूंगा एवरेज चेंज, जाओ, छोटा ही मेरे पास चेंज करने का टाइम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर इंस्टेंटेनियस है तो डी भी तो रिप्रेजेंट करता है वाई के अंदर चेंज, और है तो वही ना, चेंज की तो बात कही गई थी। जो फॉर्मूला सिखाया गया था वो क्या था भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, अब इसी को मैंने लिख दिया dy बटे dx। लो भाई, ये भी हो गया स्लोप, और बताओ।
तो कंसेप्चुअल भी आप क्लियर हो गए और मैथमेटिकली भी आप क्लियर हो गए, आपके पास ये फॉर्मूला है। अब आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ही रिप्रेजेंट करता है क्या, स्लोप को। तो स्लोप के आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। एक तो ये हो गया, एक आपका क्या हो गया, tan ऑफ थीटा, स्ट्रेट लाइन में काम आता है और कहीं भी काम नहीं आएगा, ठीक है। और एक सिंपल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, लो भाई स्लोप की इतनी कहानी क्लियर कर लो अपनी, ठीक है। 3 ही कहानी है और कुछ नहीं है। अब इसको पढ़ लेना, वही लिखा हुआ है क्या, x एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल फंक्शन ऑफ x एट दैट पॉइंट। तो वही लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको, मैंने बता दिया सब। आगे ये क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको नाम दिया गया क्या, रेट मीजरर, ठीक है। वो हमेशा रेट को, रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है। आगे इसमें दो चीजें हैं। अब अगर हम सिर्फ स्लोप को देख करके बता सकते हैं कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है वाई की या डिक्रीज कर रही है, कैसे, ये इतना रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो कोई गधा भी देख करके बता देगा। सर एक चीज होती है सिंपल सिंपल, अगर आपने tan की वैल्यू याद कर ली है, ठीक है, मैंने क्या बोला, tan की वैल्यू याद करी है ना, तो मेरा थीटा इंक्रीज करेगा, तो tan की वैल्यू इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, कुछ पता है आप लोगों को, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सीख लो, ये सब चीजें बेसिक हैं लेकिन बड़ी कीमती हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है, मिनिमम चीजें याद रख करके आप एग्जामिनेशन हॉल में हर चीज बना सकते हैं, यही होती है पावर ऑफ नॉलेज, ठीक है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, हम अगर भूल गए tan थीटा तो हम वही बना लेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था क्लास में, सिर्फ क्या याद करने को, साइन याद करने को बोला था ना, बाकी कुछ कहा था याद करने को, सिर्फ एक वैल्यू याद की जाती है साइन की, बाकी सब ऑटोमेटिक आता है, ठीक। साइन, तो साइन से देख लेते हैं, 0 पर 0 है और 0 पर 1 है, पहली वैल्यू 0 हो गई, ये पूरी वैल्यू लेके चले गई 0, 90 पे ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, ये चला जाएगा इन्फिनिटी। अब 0 से इन्फिनिटी जब जा रहा है, वैल्यू तो बढ़ती जा रही है ना हमारी, तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो स्लोप, अब ये देखो इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है इसका मतलब y इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग ऑफ, क्या हम लोग को इतना करने की जरूरत पड़ी थी, हम लोगों ने तो पहले बता दिया, थीटा इंक्रीज हो रहा है तभी ना जब ये स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और थीटा इंक्रीज कर रहा है तो मतलब हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही होगी। वो हमने बस इतनी सी नॉलेज से जान लिया, वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, समझ में आ रहा है। और dy dx निगेटिव कब होगा, ऑब्वियसली थीटा डिक्रीज करने लगे, यही कर्व को उल्टा बना दो, ठीक, डिक्रीजिंग हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि वाइस वर्सा का मतलब होता है इसी का उल्टा स्टेटमेंट अगर करोगे तो आपको वो भी ट्रू मिलेगा, ठीक। फॉर स्मॉल चेंज इन एक्स वी यूज क्या है भाई, डेल वाई इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस चेंज इनटू एवरेज चेंज ऑफ एक्स, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर स्मॉल चेंज डेल वाई अगर निकालना है आपको तो इंस्टेंटेनियस को मल्टीप्लाई कर दोगे विद एवरेज चेंज ऑफ एक्स, तो आपको मिल जाएगा एवरेज चेंज इन वाई, ठीक। आगे फॉर स्मॉल चेन डेल एक्स वी यूज क्या आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार, ठीक है, नोट कर लें इसको, ठीक है, नोट्स अच्छी बननी चाहिए, ठीक है, सब नोट करो, सब इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, याद करोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखें डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, तो हमने ये कहाँ देखा है फिजिक्स में, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हमें निकालना होता है तो क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कैसे निकालते, डिस्टेंस क्या होता है, अगर किसी इंस्टेंट पर निकालते नहीं है हम लोग, चेंज ही तो बात करते हैं, पर हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और 10 मीटर गया ऐसे कहते हैं ना, तो वो है तो चेंज ही ना, 10 माइनस 0 करते हैं। तो ये क्या है, चेंज आपका जो भी डिस्टेंस आया है ना, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे मैं यहाँ से अगर रनिंग करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो 1 किलोमीटर तुमको कैसे पता चला, 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे तभी तो आप क्या करते हो, रेट ऑफ चेंज देखते हो ना, कितना चेंज आया डिस्टेंस में, 1 किलोमीटर, तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो वेरी स्मॉल चेंज इन जो आपकी पोजीशन आती है अपॉन, तो ये आपका देखिए फिजिक्स में कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया, अगेन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, तो वो जो चेंज होता है जनरली जो हम लोग पढ़ते आए हैं 9th-10th में, वो क्या है भाई, 9th क्लास में जो पढ़ा था पहली बार, वो क्या होता था, एवरेज चेंज की बात करते हैं। यहाँ बहुत छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, जो आपका बताओ डेरिवेटिव, मतलब कि वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं जो कि अभी निकाला था,
तो डी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई क्या जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको पढ़ने का सही तरीका है डी टू एस अपॉन डी टी टू, ऐसे पढ़ते हैं, डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। ठीक है, अभी जब फॉर्मूले सिखा दूंगा तो दिखाऊंगा कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक, अभी बस इसको लिख लो। क्या हुआ, कोई दिक्कत? अरे कोई परेशानी हो बताओ। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम तो पढ़ा ही होगा ना, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसका जो फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आता है, तो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है ना। तो वहां पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, वहां न्यूटन साहब ने बताया था कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या इसका स्टेट चेंज करना है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला उन्होंने बताया मास इनटू वेलोसिटी। देखो करके दिखाते हैं, d अपॉन डी टी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या किसी का मास बदल सकते हो, नहीं ना, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज को ये भी समझ लो, रेट ऑफ चेंज हमेशा उसका होगा जो वेरिएबल होगा, जिसकी वैल्यू बदली जा सके। लेकिन मास को तो नहीं बदल सकते, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला देखो, डीवी बाई, अरे ये क्या होता है, ये तो अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये क्या है भाई, एक्सेलरेशन। देखो फॉर्मूला बन गया एम ए, तो क्या निकल आया, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जब भी आप देखो, अभी इसको इतना याद कर लो क्योंकि अभी आपको ये चीज नहीं पता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन आपने नहीं पढ़ा। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, मतलब क्या करें, गोला गोला घूम रहा है कोई, है ना, इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, जैसे उसका रेडियस हो गया आर, मतलब फिक्स डिस्टेंस हो गई आर, और कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से आपका वी वेलोसिटी से, हर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है उसकी वी, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन बदलती रहती है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे जब आपका मोशन करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको कौन सा कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और जो अब मान लो कि ये स्टार्टिंग की पोजीशन है, कुछ समय बाद वो पाया गया यहाँ पर, तो पहली पोजीशन को मैं P बोल देता हूँ, दूसरे को Q बोल देता हूँ। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, वो जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, तो ये थीटा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और उसको कुछ समय लगा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो फॉर्मूला वही सेम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। बस बात ये है कि अब सर्कुलर मोशन है, तो हम जब स्ट्रेट लाइन मोशन वाला जो कंसेप्ट है वो यूज नहीं कर सकते। तो वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट कर दिया और डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, इसको बोल दिया एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोल दिया। तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही है अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस में बहुत छोटा चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका थीटा, अगर टोटल एंगल है डी थीटा क्या हो जाएगा, छोटा सा एंगल। तो डी थीटा कैसे बनाएंगे, देखो बना के दिखाएं, इसी में बना के दिखाते हैं। अगर थीटा आपका पूरा एंगल है, ठीक है, तो हमने कहा कि एक छोटू सा चेंज जो आया, ये वाला चेंज, ये देखो छोटा एंगल है कि नहीं है, तो इसको हम टोटल का एक स्मॉल पोर्शन मान लेंगे। ठीक है, तो ये एक पूरे एंगल का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक, स्मॉल चेंज ऑफ थीटा एंगल। ठीक, तो डी थीटा, और इसमें कितना समय लगा, इसमें समय भी थोड़ा सा लगा, इसमें समय लगा आपका टी टी। यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक लगा होगा टी, तो टी का ही छोटा सा हिस्सा क्या है, डी टी। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूले हैं, यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम कहाँ कहाँ फिजिक्स में यूज करते हैं आपके डिफरेंशिएशन को। जब ये टॉपिक आएंगे फिर से वी विल डिस्कस अबाउट दिस। अभी समझ में आ गया एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, जैसे अभी बताया कि सर्कुलर मोशन करेंगे तो यहाँ पर सारे सेम वेलोसिटी को बोल दिया एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला बदल दिया, वैसे एक्सेलरेशन को बदल क्या कर देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन, अगेन वेलोसिटी लिखा हुआ है लेकिन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, फिर क्या है पावर, तो चेंज इन वर्क अपॉन टाइम। ठीक, फिर क्या है टॉर्क, क्या है भाई यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। अब मोमेंटम होता था ना, देखो टॉर्क क्या है, ये टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर किसी को याद हो तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का ही टाइप होता है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन मोशन कराते हैं तो सिंपल फोर्स एफ लगता है, लेकिन किसी को अगर हमें सर्कुलर मोशन कराना है तो उसमें कपल फोर्स लगता है, मतलब कि वहां पर उस फोर्स को रिप्लेस करता है ये टॉर्क। ठीक,
तो जैसे ही फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन के नियम के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कहते हैं इसको, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, वैसे ही उसी मोमेंटम का दूसरा भाई होता है जब हम सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, तो वहां आ जाता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आ जाता है देखिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन, तो है सारा सेम टू सेम, बस नाम बदल दिया है और उसका लेटर बदल दिया है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे बन के आ रहा है। ठीक है, चलिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट। अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोग असली डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करेंगे, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्या लिखा हो, अगर सी कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। अभी तो बताया कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसके अंदर कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। तो जैसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर हम कह रहे हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, लेकिन y की वैल्यू एक कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, जैसे c की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 2, तो जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 को हम बाहर ले लेंगे, जैसा कि मैंने अभी पीछे किया था। जब किया था क्या किया था, मास इनटू, बताओ, वेलोसिटी लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया था, मास को बाहर ले लिया था, यही तो किया था। तो यहाँ पर क्योंकि v वेरिएबल था लेकिन मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी थी, तो बाहर ले लिया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही कर रहे हैं, यहाँ पर अगर c स्केलर है तो c को बाहर ले लेंगे और dx अपॉन dx आ गया, और x क्या है, देखो यहाँ पर ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ x अपॉन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो भाई x के साथ साथ चलेंगे तो क्या आएगा आंसर, वन ही तो आएगा। लेकिन बाद में भी इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उससे भी वेरीफाई करेंगे। वैसे कुछ नहीं आता वो ऐसे कर दो, दोनों सेम है काट दो, यही तो कर लोगे ना, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे अब यहाँ कह रहे हैं कि y इज फंक्शन ऑफ, यहाँ पर u, देखो ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा लिखना मत, पहले यहाँ समझ लो, यहाँ से यहाँ तक समझ लो, उसके बाद कर लेना। y इज सम फंक्शन ऑफ u, लेकिन u भी है फंक्शन ऑफ x, तो इनडायरेक्टली आपका y क्या हो गया, इज फंक्शन ऑफ, मेरी बात सुनो, ऐसे समझो, हम कह रहे हैं कि हमारा एक जैसे हम सब छोटे हैं तो हमारा, मान लीजिए इमेजिन कर लिए एक छोटा भाई होता काश, है ना, निपटाते उसको रोज। तो एक छोटा भाई है, ठीक, तो मम्मी खाना उसको देती है, लिया मुझे खा, अगर मैंने कहा मम्मी मुझे खाना चाहिए, तो मम्मी बुलाएंगी मेरे छोटे भाई को और वो छोटा भाई मुझे खाना देगा, ठीक है। तो मैं खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट हूँ, तुम कहोगे छोटे भाई पे, सामने तो वही दिख रहा है। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, छोटा भाई तो सिर्फ मीडियम है, दे तो कौन रहा है, मम्मी दे रही है ना, तो मैं किस पे डिपेंडेंट हो गया, इनडायरेक्टली मम्मी पे डिपेंडेंट हो गया, राइट। तो लेकिन अगर हम कभी भी क्वेश्चन बनाएंगे तो मैं हमेशा अपने छोटे भाई को, इधर आओ, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ खाना रखो, पानी लेके आओ, है ना, तो ऑर्डर किसको दे रहे हैं, तो फिर वो किधर बोलेगा, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, रिलेशन तो वही डायरेक्टली है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो अगर हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 2u, ठीक, और बाद में लिख दिया u इज इक्वल टू 2x, तो y का मेन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x, ये हो जाएगा 4x। तो एक्चुअल में तो y तो x पे ही डिपेंडेंट हुआ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पर क्या करें, वेयर c क्या है, कांस्टेंट, जैसा कि यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है, u क्या है, एक फंक्शन ऑफ x है। ऐसे केस में डिफरेंशिएशन करना है तो हमसे कहा गया कि आप क्या करिए, रेट ऑफ चेंज निकालिए y का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसके लिए अगर किसी ने पढ़ा है ऐसे कि फंक्शन ऑफ u है, तो वो तो कहेगा नहीं हो सकता, लेकिन कोई ढंग से पढ़ेगा तो देखेगा u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ, समझ में आ गया। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंशिएशन या फिर रेट ऑफ चेंज तभी पॉसिबल है जब ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में जो आपका वेरिएबल है उसका फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ऐसे लिख दिया हमने y इज इक्वल टू 2a, ठीक, और मैंने कह दिया मुझे बताओ dy बाई डी एक्स, तो बेटा देखो a और x का कोई रिलेशन है क्या, नहीं, नहीं रिलेशन है ना। तो ऐसे केस में ये पूरी वैल्यू क्या मेरे लिए हो जाएगी, एक कांस्टेंट, याद रखना इस बात को। तो ऐसे केस में अगर मैं करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2a, तो मैं हमेशा आंसर क्या बोलूंगा, जीरो। क्यों, मुझे यही सिखाया गया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। ये बात समझो, अगर कोई रिलेशन नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में आप चेंज की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका हमेशा रेट ऑफ चेंज जीरो आएगा।
रेट ऑफ चेंज की गहराई को ऐसे समझ लो, छोटी सी बात है कि आप ये समझ लीजिए कि डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक। जैसे अब ये बात हो गई कि तुम नाराज हो गए, ठीक है, और हमें खाना खाना है, तो तुम नाराज हो गए तो उससे हमसे क्या मतलब, तुम नाराज रहो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, हम तो रोज खाएंगे मस्त रहेंगे, कोई रिलेशन है नहीं ना, क्योंकि खाना तो हमको मेरी दीदी ला के दे रही है ना। तो तुम नाराज हो तो अब, लेकिन अगर तुम्हारा टिफिन हम रोज खा रहे हैं अब तुम नाराज हो, तो अब दिक्कत होगी ना हमको। मेरी बात समझ रहे हो, रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में वही होगा, y इज इक्वल टू ए, तो y किस पर डिपेंड करता है, a पर, और तुम कह रहे हो कि x की वैल्यू हम बदल रहे हैं, बताओ y कितना बदलेगा। x से कोई मतलब है y को, उसको तो a से मतलब है ना, इसीलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, 0। तो चेंज ही नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसीलिए वहां पे कहते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब ये नेक्स्ट फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज यही होता है। अगर y की वैल्यू है x की पावर कोई इंडेक्स है n, ठीक है, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इसे मान लो 2 की पावर x की पावर 3, ठीक है, ऐसे लिख दिया x की पावर 3, तो n क्या हो गया आपका 3 हो गया, यहाँ लिखा है ना रियल नंबर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रियल नंबर, ठीक है। तो हाँ, नंबर बना रही है अपने, ठीक है। तो देखो भाई, मेरी बात सुनो कि यहाँ जो पहले रियल नंबर समझो, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ इंटीजर नहीं लिखा हुआ है, रियल नंबर लिखा है, और रियल नंबर होता है फादर ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। कितने होते हैं उसके बच्चे बताओ, फादर बोला ना, तो कितने बच्चे होते हैं, 0 भी। अरे यार, रैशनल इरेशनल में तो ऑटोमेटिकली 0 आ गया ना, क्या पागल आदमी हो, 0 अलग से क्यों बोल रहे हो। हाँ मतलब तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं चलेगी ना मैथ, रैशनल नंबर में ऑटोमेटिकली 0 आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है भाई, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और पी क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू होता क्या है, इंटीजर। इंटीजर नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर लाइन पे होते हैं, सारे काउंटिंग नंबर पॉजिटिव से निगेटिव तक, और इंक्लूडिंग 0, हो गया। तो काउंटिंग मतलब 1 से, वही नेचुरल नंबर हो गया हमारा, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी हो गया काउंटिंग वाला, अब निगेटिव काउंटिंग मतलब -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक, बचा बेचारा 0, 0 काउंटिंग नंबर में नहीं आता है, पता है ना ये बात, काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, वो होल नंबर में आता है, ठीक है। तो उसमें 0 ऐड कर देंगे तो हमारा इंटीजर बन जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बड़ी रियल नंबर में, तो ये रियल नंबर बोला, इसका मतलब पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जो सिखाने की इंपॉर्टेंट जो यहाँ सिनारियो है वो सीखना जरूरी है, कि आपका पावर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वहां पर भी ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक। डेसिमल में होगा वहां भी काम करेगा, क्योंकि इरेशनल बोला गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अगर रख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अच्छा चलो ये भी नहीं पता, रुको पहले 9th क्लास पढ़ लेते हैं, चल 9th में है बेटा, अभी आएगा कोई लड़का तो बताएंगे तुमको, दिखाएंगे किताब में। आ, तो ये बताओ, इरेशनल नंबर जैसे डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तुम बताओ, मीना कुमारी, जल्दी बताओ, डेसिमल, हाँ, डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तुम बताओ भाई, विकास गिरी, बहुत काम करके आ रहे हो तुम, हाँ बताओ। दशमलव में संख्याएं होती है ना, कितने प्रकार की होती हैं, ये भी नहीं बैठ जाओ, हम्म, अब डेस है, अरे चल रही क्लास, नहीं नहीं, हाँ भाई बताओ, डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या हो गया, 0.23, ऐसा कोई भी डेसिमल नंबर जो जिसका फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो, ठीक, वो हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एक होता है जैसे 0.3333 चलता जा रहा है, जैसे मान लो 10 को 3 से डिवाइड कर दो, तो उसमें कोई भी रिमाइंडर आने वाला है, 0 कभी नहीं आएगा, तो रिमाइंडर हमेशा रिपीट करेगा, 1 ही आएगा बार बार, तो 0.33 एक ही, लेकिन सिंगल नंबर रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है। तो ऐसे केस में वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए रिकरिंग ना मजा आए तो रिपीटिंग बोल लो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब एक ही बचा, ये जो रिकरिंग बोला मैंने, जिसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ये रैशनल का ही टाइप होता है, जैसे 10/3, 10 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आया कि नहीं आया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा,
अभी टाइम है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, बताओ, एक रेशनल नंबर, ठीक है। तो सिर्फ सिंगल एक ही प्रकार का डेसिमल नंबर होता है जिसको इररेशनल नंबर कहते हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर। ऐसा आपका होना चाहिए, जो आपका नंबर होना चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट आएगा ये भी नहीं पता, रिपीटेशन कोई नहीं होने वाला, जैसे 0.1 2 3 4 5 7 8, फिर 1 2 चलने लगे, कुछ भी हो सकता है रैंडम, लेकिन कुछ पैटर्न नहीं बनने वाला है। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। दिस इज द ओनली टाइप जो कि होता है इर्रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है। और इर्रेशनल नंबर भी आपका हो सकता है पावर के फॉर्म में, बिकॉज रियल नंबर बोला है। तो n की वैल्यू आपकी कितने टाइप की हो सकती है, मतलब लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहा हूँ किस लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे नहीं, फिजिक्स में नहीं जाएंगे, फ्रैक्शन तक जाएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। बहुत कर देंगे तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब पढ़ोगे, गैसियस स्टेट पढ़ा है तुमने, तो बातें क्यों कर रही। एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब पढ़ेंगे उसके अंदर पावर होती है 1.4 करके, 0.4 करके, उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू लर्न कि कैसे वापस से फ्रैक्शन में लेकर के आए और वापस से उसको पुराने फॉर्म में लेकर के आके सॉल्व करें। जैसे मान लो x की पावर दिया हुआ है 1/2, आसान है, रूट है, लेकिन दिया है 3/2, तो अपन उसको 3 × 1/2 कर सकते हैं और 3 को अंदर ले सकते हैं। ये सब कहाँ पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा था ना। x की पावर m है, उसकी होल पावर n है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब 3/2 को कैसे, अब लेकिन कहाँ से लेकर के आए, अब 3/2 को मैं बोलता हूँ तुम्हें, देखो लिखा है, मैंने लिख दिया कि 2 की पावर कितनी है, मैंने लिख दिया 2 की पावर है आपकी 3/2, या फिर मैं लिख दूं 2 की पावर 1.5, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि 2 की पावर कितनी है 1.5। देखने में ऐसा लग रहा सॉल्व नहीं हो सकता, राइट, लेकिन अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो आप सीधे से क्या करोगे, यू विल मेक इट 2 to the power 3/2, एंड 3/2 के बाद क्या करोगे, 2 की पावर 3 × 1/2। एक ही बेसिक फॉर्मूला 9 क्लास में होता है कि अगर x कोई एक नंबर है, उसकी पावर m है और उसका फिर से होल पावर कोई n है, तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड। तो रिवर्स कैन ऑल्सो बी डन, मतलब उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर कोई लिखा हुआ है x की पावर m × n, तो उसको वापस से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2। आंसर कितना आ गया, 2√2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ था इसमें खतरनाक, लेकिन हम पहले कह देते हमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा सब है, कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये वही सिंपल सी बात है, सॉल्व कर दिया, आपके सामने ही नहीं किया। तो ये हो गया आपका 2 × 1.414, कर लो, 1.4 भी नहीं करना आता है गधों, तो 1.5 अप्रोक्सीमेटली मान लो, उससे थोड़ा सा कम करके वैल्यू लिख देना, आंसर आ जाएगा। 90% एमसीक्यू अप्रोक्सीमेशन पे ऐसे ही हो जाते हैं। अगर मुझे वर्बली बताना है तो मैं कहूँगा अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर आएगी, 2.89 समथिंग आना चाहिए आंसर। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं चलाने की जरूरत है, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे डिसाइड किया, फिर से सोच लो, 2 × √2 आया, √2 की वैल्यू 1.4 होती है, ठीक। अब 1.4 इज वेरी नियर टू 1.5, 1.5 इज 3/2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 3, जो कि आएगी नहीं, तो उससे कम कितनी आएगी, बहुत करीब आएगी, 2.89 बोल दिया। समझ में आया, तो ऐसे करते हैं। तो ये आप, लेकिन आप करना सीखिए। तो अब वापस से इतनी कहानी बताने के बाद हम लोग अब यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। तो अभी सिंपल अगर क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे ये हो गया x की पावर 3, तो फॉर्मूला क्या होता है, n × x की पावर n-1। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 आगे आ जाएगा, वेरिएबल एज इट इज रहेगा, पावर क्या हो जाएगी n-1 यानी 3 - 1, तो जाएगा 3x, ठीक है ना, सिंपल है। तो ऐसे यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, आपका ये पहला फॉर्मूला मान जाता है, बाकी सब तो बेकार है, ठीक। अब ये क्या है, फिर से वही बात हो गई कि इनडायरेक्ट रिलेशन की बात हो रही है, ठीक। मैंने कह दिया y इज इक्वल टू क्या है भैया, यहाँ मान लो u की पावर 2, ठीक। और मैंने कह दिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, ठीक है। अब आपको कहेंगे कि भैया ये तो u पे डिपेंडेंट है, फिर मैंने आगे यहीं पे हिंट कर दिया, u इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x, यू कितना है 2x।
तो अब यहाँ पर 2x पुट करके होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको अपन करके देखते हैं, फिर उस फॉर्मूले पे जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, अब 4 एक कांस्टेंट है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और हमारे पास एक फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या होता था, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एन कितना है 2, एक्स की पावर 2 माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा, 4 टू जा 8 होता है, एक्स की पावर 1, तो ये हो जाएगा 8x। लेकिन अब हमें जनरलाइज भी करना है सर, है ना। जनरलाइज करना है डायरेक्टली, तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में, सिंपल है, जैसे आप इस केस में समझिए, अब आपको रटने की आदत है, नहीं हमें रटवा दो, ठीक है। तो आपको बस चेक करना है u फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है, ठीक है। फिर अगर यहाँ लिखा है u की पावर 2, ठीक है, या u की पावर कितनी है n, कितना लिखा हुआ है n, आपको चाहिए मुझे डायरेक्टली बताओ कैसे, ये सब नहीं करना मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, देखो मैं कहूंगा आप u मत देखो, इसको x मान लो, दिमाग में क्या मान लो, x, दिमाग में मानना, लिख मत देना, ठीक। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स का क्या लिखोगे, u n माइनस वन, इतना कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। फिर क्योंकि आपने माना था तो उसको वापस से असली जो वैल्यू है x की उससे डिफरेंशिएट कर दो, देखो आंसर सेम आएगा। ठीक है, करके देखें, इससे भी कर लेते हैं, जो सिखाया वो तो सिखाया ही, ठीक है। चलो, तो u को आपने क्या मान लिया था, x, u की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो कितनी थी भाई, 2 इंटू, फिर से यहाँ आएगा u की वैल्यू कितनी आएगी, तो x ही तो है ना, तो यहाँ पर u लिख देते हैं और पावर क्या, 2 माइनस वन, 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या है 2x, तो 2 बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2x इंटू 2, यही तो आएगा, तो इतना आया भैया, ठीक है। तो जैसे कान पकड़ना है वैसे कान पकड़ सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गए आपके दो फॉर्मूले, यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, एन इंटू यू पावर एन माइनस वन इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए, अगर आप कह रहे हैं y इज ए फंक्शन ऑफ u प्लस वी, अब u और v दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन वो दोनों क्या है, x का ही फंक्शन है, और आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि क्या कर दीजिए आप, dy बाई dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन y तो u और v पर डिपेंडेंट है, लेकिन u और v x पे डिपेंडेंट, तो इनडायरेक्ट रिलेशन फिर से हो गया। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे यार, ऐसे केस में u को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, प्लस v को डिफरेंशिएट कर दो, समझ में आ रहा है, और इसकी वैल्यू दोनों का सम करके बराबर कर दो dy बाई dx। मीनाक्षी कोई दिक्कत, अरे बता भी दो, बात मत कहना नहीं आया, ठीक है। लगता नहीं, इसको देख के पता ही नहीं चलता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक ही स्टेट ऑफ माइंड है। चलो y अगर ना आए तो पूछ लेना बस। y इज इक्वल टू यू इंटू वी, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में, और u और v क्या है भाई, फंक्शन ऑफ x, फिर से, और फिर से पूछा क्या गया हमसे, dy बाई dx, इसको कहते हैं कोसेंट रूल, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, देखो तो क्या करेंगे भैया, u को पहले एक बार में एक को सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है ध्यान रखना, u और v दोनों है ना, तो एक बार पहले एक को कॉमन ले लेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो u को बाहर ले लिया और किसको, v को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का साइन लेंगे, अब दूसरे वाले की बारी आएगी, तो पहले वाले को कॉमन ले लेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, जो आंसर आएगा दोनों को लिख देंगे। अभी करके देखते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले एग्जाम्पल से इसको करके देखते हैं, ऐसे हवाबाजी नहीं। ये पढ़ा दिया है ना, ये भी पढ़ा दिया, तो ये पढ़ा रहे हैं, चलो देखो, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे, चलो देखो, ठीक है। तो पहला यहाँ पर मैंने ले लिया y इज इक्वल टू, हमने u भी ले लिया, और u की वैल्यू हमने ले ली 2x, और v की ले ली हमने x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया था, dy बाई dx, जो हमने सिखाया उसके साथ मैंने कहा u को बाहर ले लो, v को कर लो, और फिर v को बाहर ले लो, u को कर लो, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, 2x लिख दो, और dy बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा x, ये आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी 1,
और v को बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया 2x। 2 को आपको पता है स्केलर है, बाहर ले लेंगे, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये क्या हो जाएगा बेटा 1। कितना आ गया 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए आपने निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया कैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है, हाँ ये है क्वेश्चन मार्क करना, वो प्रोडक्ट था, मैं दिमाग में पता नहीं क्यों आ गया। चलिए, तो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, y क्या दिया है u और अपॉन v के फॉर्म में, अगेन u भी अलग अलग है। ठीक है, इस बार अपन ले लेंगे u को ले लेंगे 2x स्क्वायर, और नीचे ले लेंगे आपका v को ले लेंगे 3x क्यूब। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, आसान नहीं। ठीक, तो कह रहे हैं u और v क्या है अलग अलग हैं। अब कह रहे हैं फंक्शन ऑफ x, लेकिन u और v किसके फंक्शन है x के फंक्शन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, और आपसे कहा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बताओ। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले v को एज इट इज डिवीजन में करके उसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, न्यूमरेटर में देखो हमेशा स्टार्ट करेंगे, इसको कॉमन लेंगे v को, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी सब्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब निगेटिव जब होता है, माइनस करना होता है, तो 2 - 3 और 3 - 2 का आंसर अलग अलग होता है भैया, एक का +1 एक का -1। तो इसमें आप गलती नहीं कर सकते। एडिशन वाले में आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 + 3 3 + 2 एक ही आंसर होता है। तो क्या जगह v को बाहर लेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे u को करेंगे माइनस, फिर u को बाहर लेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले इसका क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाती। तो हमने क्या ले लिया, u इज इक्वल टू ले लिया 2x स्क्वायर, और v इज इक्वल टू ले लिया 3x क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, तो या फिर अगर नहीं अच्छा लग रहा है तुम्हें, तो हमने क्या किया, तुम्हें सिखाया था ना n क्या क्या हो सकता है, तो मैंने इसको कर दिया 3√x। और बताओ, थोड़ा और मजा आएगा, है ना। राइटिंग पे कोई भी मजाक नहीं, बहुत सुंदर राइटिंग है मेरी। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है u अपॉन v, और हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। फॉर्मूला क्या है, लिख लो पहले फॉर्मूला, इसको प्रैक्टिस कर लो, v स्क्वायर, फिर v को कॉमन लेना है, u को डिफरेंशिएट करना माइनस, फिर u को कॉमन लेना है, v को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर दैट इज 3√x है, तो क्या आ जाएगा 9x। ठीक है, फिर 3√x को कॉमन ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू कितना है 2x स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट के साथ लिखना, कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक, माइनस, इस बार क्या कॉमन लेंगे हम लोग, u कॉमन लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ 3√x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, वैल्यू तो पुट करी हमने, इसको तो छेड़ना नहीं है, तो यही सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर ही सॉल्व करेंगे। तो एक काम करें, या तो अलग अलग करके वैल्यू पुट कर दें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर एक रफ एरिया करके यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। तो क्या करेंगे बेटा, 2 स्केलर है, बाहर निकाल लो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो n कितना हो गया सगुन, 2 हो गया, और फॉर्मूला क्या था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। फॉर्मूला भूल जा रहे हैं तो यहाँ लिख लिया करिए, या तो पीछे नोट्स में देख लिया करिए, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 2 था ही, अब ये n कितना है, 2 बाहर आ जाएगा, फिर x की पावर 2 - 1 कितना हो जाएगा, ये 4x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू उठा करके हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। फिर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर से d बाई डी एक्स ऑफ 3√x। 3 तो बाहर आ जाएगा, नंबर तो हमेशा बाहर आता है ना, और रूट एक्स को अब x की पावर 1/2 कर देंगे। 1/2 लिखने से क्या फायदा होगा, n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो फिर से हम क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 इंटू एन कितना है 1/2, और अब क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1। ठीक है, यही तो होगा ना। और पावर को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेना आता है, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम तो 2 ही आएगा। ठीक, 1 - 2 क्या होता है -1, तो -1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। पावर माइनस में है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में उसको ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या वैल्यू दे करके आ रहा है आपको, 3/2 रूट, डिनोमिनेटर में चला गया, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस जाएगी, एक्स की पावर 1/2 मतलब रूट, है ना। तो ये हो जाएगा 3/2 रूट एक्स।
इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो 3√x इंटू क्या आ जाएगा ये 4x माइनस 2x² इंटू 3/2 इंटू 1/√x। ये 2 कट जाएगा, नीचे क्या है, ठीक है, आंसर क्या आया, 3×4 = 12, 12x√x माइनस 3x² अपॉन √x अपॉन 9x। इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये है आपका कोसेंट रूल। सबको आ गया? थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, धीमे धीमे करेंगे। अब जैसे वहां पे करा वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जो है अगली क्लास में इसके फर्दर डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करना है इन द नेक्स्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए ठीक है। कोई डाउट आ गया?